2015, 17, 19 के ज़्यादातर प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2021 में भी आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जो है इस वीडियो पे किया गया है। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। यदि कोई टॉपिक आप पढ़ते समय समझ में नहीं आया होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। जो पहला प्रश्न है खंड अ से 1 अंक वाले प्रश्न हम पहले हल करेंगे। तो देखिए 1 अंक वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि अवकल समीकरण d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू 0 की घात तथा कोटि बताइए। इसका हमको कोटि बताना है। इस प्रश्न का कोटि बताना है दिए गए अवकल समीकरण का। तो देखिए इसका कोटि और घात क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम कोटि देख लेते हैं। इसका कोटि क्या है। कोटि इसका 3 है और घात जो है वो होगा 1। अब कोटि 3 और घात 1 किस प्रकार हुआ। देखिए जो भी अवकल समीकरण आपको दिया रहेगा उसमें जो चर राशि है y कितना अधिकतम बार अवकलन हुआ है, अधिकतम बार जो अवकलन हुआ रहेगा वही दिए गए अवकल समीकरण का कोटि कहलाएगा। अधिकतम बार अवकलन, अधिकतम जितने बार, जैसे कि यहाँ पे एक पहला चर राशि y जो है 3 बार अवकलन हुआ है और यहाँ पे अंदर में देखिए ब्रैकेट के अंदर में 2 बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ पे जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसी को हम दिए गए अवकल समीकरण का कोटि लेंगे। अब देखिए जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है उसका घात ही दिए गए अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अधिकतम बार अवकलन हुआ है इसका जो घात कितना है 1 है। अब यहाँ पे जो 2 बार अवकलन हुआ है वहाँ पर घात 3 दिख रहा है। तो हमको इसको अवकल समीकरण के घात के रूप में नहीं लेना है। जहाँ पर हम कोटि को परिभाषित करेंगे उसी के घात को पूरे अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो इस प्रकार डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का जो घात होगा वो 1 होगा। तो इस प्रकार आप इसका हल लिखेंगे। प्रश्न दूसरा में देखिए ये आव्यूह का प्रश्न है। a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर इस प्रकार 2/2 का 2 आव्यूह दिया हुआ है। तो इसमें हमको दोनों आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए यदि आप 2/2 का गुणनफल निकाल लेते हैं तो कोई भी क्रम का आप गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे जब भी 2 आव्यूहों का गुणा करते हैं तो हम हमेशा उसके क्रम समान होने चाहिए, तभी हम उसका गुणा कर सकते हैं। मतलब समान क्रम वाले प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए 2 आव्यूहों का हमको गुणा ज्ञात करना है। इन दोनों आव्यूहों को गुणा करना है। चूंकि दोनों आव्यूह जो है इस प्रकार 2/2 के आव्यूह हैं। ध्यान देंगे हम 2 आव्यूह को कब गुणा कर सकते हैं। यदि हमारे पास एक आव्यूह इस प्रकार है जिसका क्रम m क्रॉस n है और दूसरा आव्यूह b है इस प्रकार जिसका क्रम जो है n क्रॉस p है, तब इन दोनों का गुणा करने पर जो आव्यूह हमको प्राप्त होगा जो कि ab होगा वो होगा m क्रॉस p। मतलब पहले आव्यूह में जितने रो होंगे और दूसरे आव्यूह में जितने कॉलम होंगे बिल्कुल उसी प्रकार उसका गुणनफल प्राप्त होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आव्यूह का जो कॉलम है दूसरे आव्यूह के रो के बराबर होना चाहिए, तभी जाके हम 2 आव्यूह को गुणा कर सकते हैं। और ये नियम जो है किसी भी क्रम के आप आव्यूह ले लो वो सभी में लागू होगा। तो देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम तो इस प्रकार ए बी लिख लेंगे और ध्यान देंगे गुणा करने के लिए हमने पहले आव्यूह ए को रखा है। तो हम ए के आव्यूह को इस प्रकार पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3 2 और इस प्रकार गुणा में अगला ऋण 2 5 और ये 3 4। तो जब भी हम 2 आव्यूह को गुणा करते हैं तो गुणा करने के लिए सबसे जो बेसिक नियम क्या है कि पहले आव्यूह के पंक्ति के अवयव को हम पहले लेंगे। ध्यान देंगे इस प्रकार मैं तीर का चिन्ह बना दे रहा हूँ ताकि हम पहले पंक्ति के पहले आव्यूह उसके बाद पहले पंक्ति के दूसरे आव्यूह को लें। इस प्रकार लेफ्ट टू राइट इसमें चलना है। और जैसे ही हम दूसरे आव्यूह के अवयव को लेंगे तो उसको गुणा हम ऐसे करेंगे, कॉलम वाइज गुणा करेंगे। तो गुणा करने के ढंग देखिए, पहले हम इस प्रकार लेफ्ट टू राइट चलेंगे और दूसरे आव्यूह के लिए हम ऊपर से नीचे आएंगे। गुणा करने का तरीका ये है। तो जैसे ही हम गुणा करते हैं तो देखिए गुणा करने का ढंग किस प्रकार हो जाएगा इसमें आगे देखिए। तो हम क्या करेंगे,
पहले पंक्ति के पहले आव्यूह का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 गुणित ऋण 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 गुणित ऋण 2। उसके बाद जब भी एक बार गुणा हो जाएगा तो इस फार्मूले में हम प्लस चिन्ह लेते हैं हमेशा। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। मैंने कहा कि पहले आव्यूह में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ना है। तो एक एलिमेंट का गुणा ये एक एलिमेंट से हो चुका है। अब पहले पंक्ति में दूसरा एलिमेंट बचा है और पहले कॉलम में दूसरा एलिमेंट बचा है। तो इस प्रकार 4 और 3 का गुणा हो जाएगा। तो धन ये 4 गुणित 3 हो जाएगा। तो ये हमको पहला एलिमेंट मिल गया। और उसी प्रकार पहले पंक्ति का फिर से हमको दूसरे कॉलम के साथ गुणा करना है, सेम प्रोसेस। तो ये हो जाएगा 2 का गुणा। अब हम करेंगे पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम का क्या है 5 है, धन फिर दूसरे एलिमेंट से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणित 4। और इस प्रकार हम आव्यूह को ऐसा बंद कर देंगे। आगे अब ये हमको पहले पंक्ति का अवयव हमको मिल चुका है। तो पहले आव्यूह के पहले पंक्ति को गुणा करने पे हमको गुणनफल के पहले पंक्ति का अवयव हमको मिल जाएगा। अब दूसरा पंक्ति को हमको स्टार्ट करना है क्रम से, दोनों कॉलमों के एलिमेंट के साथ हमको गुणा करना है। तो ये अब हो जाएगा, देखिए दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट है 3 और इसका पहला कॉलम क्रम से इसका पहला पंक्ति में दोनों कॉलम को गुणा करेंगे। उसके बाद दूसरे के लिए दूसरे पंक्ति के सभी अवयव को क्रम से फिर से दोनों कॉलम से हम गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणित ऋण 2 धन, अब बच गया 2 वाला एलिमेंट। अब 2 का एलिमेंट जो है 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3। इसी क्रम में फिर से इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से हमको गुणा करना है दूसरा अवयव ज्ञात करने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 धन, अब ये हो जाएगा 2 गुणित 4, 2 गुणित 4। अब इतना गुणा करने के बाद देखिए इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण 4 धन 4 तिया 12। अगला एलिमेंट 3 दूनी 6, ये हो जाएगा ऋण 6 धन, ये भी 3 दूनी 6। अगला 5 दूनी 10 धन 4 चौक 16 और ये 5 तिया 15 धन 4 दूनी 8, ये हो गया। अब हमको इसको केवल जोड़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार 12 में 4 गया, ये हो गया 8, 6 ऋण 6 हो गया 0, 16 और 10 हो गया 26 और 15 और 18 आपका मिलकर होता है 23। तो इस प्रकार हमको ए बी प्राप्त हो गया। तो ध्यान देंगे, गुणा करने के लिए पहले आव्यूह को पंक्ति को दूसरे आव्यूह के दोनों कॉलम से गुणा करना है। तो हमको 2 अवयव प्राप्त होगा पहले पंक्ति का। उसी प्रकार दूसरे पंक्ति के दोनों अवयव को दोनों कॉलम से फिर गुणा करेंगे तो फिर से हमको गुणनफल का 2 अवयव प्राप्त हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि सदिश a बराबर i कैप माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश हमको ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। ये सदिश बीजगणित से है ये वाला। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमको हल करने के लिए देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। अनुदिश एक सदिश ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको हमेशा मात्रक सदिश ज्ञात करना रहता है। तो मात्रक सदिश का फार्मूला क्या होता है, देखिए, जिसको हम इकाई सदिश भी कहते हैं। मात्रक सदिश जैसे हमने ए लिया तो इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का मापांक। तो हमको सबसे पहले वेक्टर ए का मापांक निकाल लेते हैं। तो हल जैसे हम करेंगे तो दिया है वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j। तो इसी क्रम में इसका यदि हम मापांक निकालने देखिए तो मापांक का फार्मूला ये होता है i, j और k के गुणांकों के वर्गों का योगफल। तो देखिए i कैप का गुणांक है 1 का स्क्वायर धन j कैप के गुणांक का है माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1 और ये 2 दूनी 4, फाइनली वर्गमूल 5 इकाई हमको मिल गया वेक्टर ए का मापांक। अब जैसे हमको मापांक मिलता है तो इसको हम लिखेंगे सदिश ए के अनुदिश मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश अभी हमने फार्मूला में लिखा ए कैप इक्वल टू
वेक्टर ए अपॉन मापांक ए। तो ए कैप इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए का मान ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, उसका मान रख देंगे आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन मापांक हम निकाल चुके हैं वर्गमूल 5। जैसे ही हमको मात्रक सदिश मिल जाता है तब देखिए इसका जो परिमाण है वो 7 इकाई दिया हुआ है, तो वो जो अभिष्ट सदिश होगा वो उसके गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। तो ये अभिष्ट सदिश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7a कैप। ध्यान देंगे जिसका भी परिमाण दिया रहेगा उसके मात्रक सदिश से हमको उसका गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 7 गुणित वेक्टर ए कैप का मान हम निकाल चुके हैं आई माइनस 2j कैप अपॉन में वर्गमूल 5। इसको और जैसे हम डील करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 7/वर्गमूल 5 गुणा कर दिए 7 का आई कैप माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14/वर्गमूल 5 जे कैप। तो ये जो हमको मिला 7a कैप, ये कहलाएगा दिए गए सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश जिसका परिमाण कितना है 7 इकाई दिया हुआ है। ये हो गया प्रश्न 3। अगला जो प्रश्न है ये समाकलन से प्रश्न है, निश्चित समाकलन से, और बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको केवल फार्मूले याद होना चाहिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 to 1/√3 dx अपॉन 1 + x²। तो सबसे पहले हम नियमानुसार इसका, जैसे हम अनिश्चित समाकलन में समाकलन करते हैं बिल्कुल वैसा ही समाकलन करना है। तो देखिए 1/1 + x², यदि हम इस प्रकार इसका फार्मूला लिखें 1 + x², तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है tan 1x होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम लिखेंगे tan 1x, और ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है उसको इस प्रकार बड़े ब्रैकेट में हम इस प्रकार 0 to 1/√3 लिखते हैं। ये निश्चित समाकलन को हल करने का तरीका है। अब अपर लिमिट को दिए गए चर राशि में रख के माइनस लोअर लिमिट करना है, तो ये हो जाएगा tan 1x, x की जगह हमको रखना है 1/√3 माइनस अगला हो जाएगा tan 1x, x की जगह हमको 0 रखना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इसको। अगला टॉपिक देखिए tan 1। अब देखिए tan के कौन से वैल्यू में हमको 1/√3 मिलता है ये हमको चेक करना है। तो देखिए tan 30 में मिलता है, तो tan 30 को हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हो जाएगा π/6 माइनस tan 1। tan के कौन से वैल्यू में हमको 0 मिलता है, केवल चूंकि हम tan 1 है, दिए गए जो भी हम सॉल्यूशन किए हैं उसमें tan 1 मिला है, इसलिए tan के कौन से वैल्यू में, यदि साइन रहता तो साइन के कौन से वैल्यू में मिलता है हम ये लिखेंगे। तो tan 1 0, तो tan के कौन से वैल्यू में हमको 0 मिलेगा, और वो मिल जाएगा 0। tan 0 में हमको 0 मिलता है। तो इस प्रकार देखिए ये tan 1 और tan कैंसिल, हमारे पास बचेगा π/6 माइनस यहाँ पे tan 1 और tan कैंसिल, ये मिलेगा 0। तो इस प्रकार दिए गए समाकलन का जो मान होगा वो होगा π/6। हमेशा इस प्रकार का बहुत ही छोटा प्रश्न एक पूछता है समाकलन से 1 अंक का, जो कि इस वर्ष भी 2021 में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगला जो प्रश्न है 5, ई tan 1x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए ये 2 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल में देखिए, तो ये फलनों के फलन से उपयोग किया जाएगा, फलनों से फलन हम इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, प्रश्न पूछने का ढंग हमेशा यही होगा, इस प्रश्न की जगह भले ही कोई दूसरा प्रश्न बदल दिया जाएगा। तो दिया है y = e⁻10x। तो सबसे पहले देखिए हम ex का अवकलन जानते हैं, जो भी फार्मूला हमने अभी तक देखा है अवकलन का, उस फार्मूले से यदि कुछ भी हट के है तो उसको हमको किसी दूसरे चर राशि के रूप में बदल देना है। तो जैसे यहाँ पे e⁻x होना चाहिए, x की जगह हम 10x दिया है, तो माना 10x बराबर हम यहाँ पे t ले लेते हैं। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, y बराबर e⁻t हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष में अवकलन करना है, क्योंकि हमारा मूल चर राशि जो है वो x है, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर इस प्रकार। तो जैसे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा
डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा ई टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई के घात में टी चर राशि है लेकिन हम एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा चूंकि t को हम t के सापेक्ष में ही अवकलन कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक dt मल्टीप्लाई करेंगे और एक dt डिवाइड कर देंगे ताकि मीनिंग चेंज ना हो। और ये जो हर में dx और dt दिख रहा है उसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी टी और ये हो जाएगा ई टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। इसी को हम श्रृंखला नियम कहते हैं, श्रृंखला नियम। जितने बार भी हम कोई दूसरा चर राशि के रूप में उसको फलन को मानते जाएंगे उतने बार उसको आगे अवकलन करते जाना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई टी का देखिए अब टी के सापेक्ष में आसानी से अवकलन हो जाएगा, तो ई टी का अवकलन ई टी इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब ये जो टी है, देखिए टी हम किसको मान के चले हैं, पहले से 10x को हमने टी माना है, तो उस टी की जगह हम लिख देंगे 10x और ये हो जाएगा ई टी इंटू, और 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला मूल चर राशि के रूप में इसको लिखना है और टी की जगह में फिर से हम रख देंगे 10x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार श्रृंखला नियम का उपयोग करके बहुत ही आसानी से आप अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है खंड 2 है जिसमें 2 अंक वाले प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक हम हल करेंगे। खंड ब में 2 अंक वाले प्रश्न। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, ये प्रायिकता से प्रश्न है कि यदि पी ए बराबर 0.8, पी बी बराबर 0.5 और पी बी अपॉन ए का मतलब क्या है। ये देखिए, ये जो प्रायिकता है ये प्रतिबंध प्रायिकता से है कि हमको बी की प्रायिकता ज्ञात करना है यदि ए ऑलरेडी घटित हो चुका है, पहले से घटित हो चुका है, उसका मान दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है इस प्रकार। तो पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है हमको। देखिए, तो चूंकि प्रायिकता के योग नियम से फार्मूला हम ये जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करने, देखिए हमारे पास पी ए और पी बी तो है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, मतलब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो उसकी प्रायिकता हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिबंध प्रायिकता से, प्रतिबंध प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, चूंकि प्रतिबंध प्रायिकता क्या है, जो हमको दिया हुआ है उसी का उपयोग करना है। बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है यदि ए घटित हो चुका है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में जो घटित हो चुका है उसको हमेशा हम बट्टे में रखते हैं इस प्रकार। ए जो भी घटना घटित हो चुकी है वो हमेशा बट्टे में आता है, ये याद रखने का एक तरीका है। तो यहाँ से हमको ए इंटरसेक्शन बी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, जैसे हम तिरक गुणा करते हैं तो ये पी ए इंटू पी बी की प्रायिकता यदि ए घटित हो चुकी है इस प्रकार। अब देखिए पी ए का मान ऑलरेडी हमको मिल दिया हुआ है प्रश्न में 0.8 इंटू पी बी अपॉन ए का मान भी दिया हुआ है 0.4। दोनों को जैसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 अर्थात 0.32। जैसे ही हमको 0.32 मिलता है तो ये जो हमारा पास फार्मूला है प्रायिकता के योग नियम से, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हमको फार्मूले में मान रखना है। तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए का मान हम रखेंगे 0.8 प्लस पी बी का मान रखेंगे 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन का बी का मान हम निकाल चुके हैं 0.32 और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 8 5 13 1.3 माइनस 0.32। जैसे इसको हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.98। तो इस प्रकार 2 अंक के प्रश्न हमेशा यहाँ से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 60 और 30 अंश का कोण बनाती है तो दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये दिक् कोज्या क्या है। जैसे कि हम 3 डायमेंशन में इस प्रकार, ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, इसको क्रम से ले सकते हैं। जैसे कि एक्स एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है।
और मान जाए यहाँ से मूल बिंदु से गुजरने वाली एक हम सरल रेखा ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एक रेखा L। यदि ये सरल रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में, ध्यान देंगे घड़ी की उल्टी दिशा जो है धनात्मक दिशा होती है, क्रमशः तीनों अक्षों के साथ इस प्रकार, पहले x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाई, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है इस प्रकार, और ये z अक्ष के साथ इस प्रकार गामा कोण बनाती है। तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा कोण बना रही है, इन कोणों को यदि कॉस के साथ लें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इन्हीं को दिए गए सरल रेखा की दिक्कोज्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले दिक्कोज्या को, दूसरे को M से और तीसरे को N से। तो कॉस अल्फा बराबर L, मतलब अल्फा का मान देखिए यहाँ पे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90, 60 और 30 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर हमको 90 दे दिया है, बीटा बराबर 60 अंश दिया हुआ है और गामा बराबर हमको 30 अंश दिया है। केवल मान रखना है, तो हो जाएगा cos 90 और cos 90 का मान होता है 0। अगला cos बीटा, cos बीटा मतलब कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और cos बीटा का जो मान होता है 30 का मान जो होता है, सॉरी cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, और अगला cos गामा का मान दिया हुआ है 30 अंश, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2। तो इस प्रकार x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की धनात्मक दिशा में यदि 90, 60 और 30 अंश का कोण बनाती है कोई रेखा, तो उनके जो दिक्कोज्याएं होंगी लास्ट में इस प्रकार हल लिखेंगे, दिक्कोज्याएं वो है 0, 1/2 और वर्गमूल 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, समाकलन का प्रश्न है e पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो समाकलन की अपनी एक खूबसूरती है, और वो क्या खूबसूरती है देखिए, यदि प्रश्न में आपको कुछ फलन ऐसे दिखते हैं जिसका अवकलन करने पे उसके आसपास ही कोई दूसरा फलन हमको मिल जाए, तो हमको यहाँ पे गुणा का नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको हम खंडशः समाकलन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि 10x को हम अवकलन करें तो हमको sec स्क्वायर x मिल जाता है। तो समाकलन की एक खूबसूरती है। तो प्रश्न को देखते ही आपको समझ जाना है कि क्या हम इसको गुणा से हल करें या फिर किसी भी एक फलन को हम t मान लें और उसका अवकलन करें तो क्या दूसरा फलन हमको मिल जाता है, ये हमको पहले चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया है उसको इंटीग्रेशन से हम पहले i ले लेते हैं, और ये हो जाएगा e की पावर में 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो यदि हम माना 10x को हमने क्या ले लिया, t, तो एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी समाकलन में हम किसी एक चर राशि को दूसरे चर राशि के रूप में बदलते हैं तो हमेशा उसका अवकलन किया जाता है, मूल चर राशि के रूप में अवकलन किया जाता है। जैसे हमने 10x को क्या माना, t माना है, तो हमको इसको x के सापेक्ष में एक बार अवकलन करना पड़ेगा। जब भी आप समाकलन में किसी एक फलन को t, u भी कुछ भी आप मान सकते हैं अपने हिसाब से, तो जब भी उसको दूसरे चर राशि के रूप में बदलते हैं तो हमेशा उसका एक बार अवकलन होता है। तो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो एक बार अवकलन जैसे हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब चूंकि t का x के सापेक्ष में अवकलन नहीं हो सकता तो हम उसको अवकलन के रूप में इस प्रकार दिखा देंगे dt/dx। तो देखिए जैसे ही हमने 10x का अवकलन किया, हमको उसके साथ जो गुणा के रूप में दिया हुआ है एक और फलन sec स्क्वायर x, वो हमको मिल गया। अब यदि हम इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं dx का, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब ये x के सापेक्ष में हमको अवकलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान देंगे। यदि ये x है तो देखिए प्रश्न में dx दिया है, मतलब x वाले फलन को ही हम x के सापेक्ष में समाकलन कर सकते हैं। अब यदि हम 10x को t माने तो ये जो प्रश्न है, अब इसको आगे हम ऐसे कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर में t। अब e की पावर में t हो रहा है तो हम उसको x के सापेक्ष में तो समाकलन नहीं कर सकते, अर्थात यदि 10x के t के रूप में बदल रहा है तो dx जो है dt के रूप में कन्वर्ट होगा। बस उसी चीज़ को dx को dt के रूप में कन्वर्ट करने के लिए ही उसको एक बार अवकलन किया जाता है मूल चर राशि के सापेक्ष में। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, सभी प्रश्नों में यही नियम लागू होता है, बशर्ते प्रश्न और बनाने के ढंग अलग अलग बदल जाएगा। तो इस प्रकार देखिए sec स्क्वायर dx, यहाँ पे जो sec स्क्वायर dx आपको दिखाई दे रहा है
उसके जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, dt रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा dt। तो यहाँ पे देखिए e की पावर t dt। तो यहाँ पे हम आसानी से ई टी का समाकलन dt के सापेक्ष में, t के सापेक्ष में कर सकते हैं। तो ई टी का ई टी ही होता है, आप जान रहे हैं। और यहाँ पे हम प्लस c ले लेंगे क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है और मूल चर राशि के रूप में पुनः इसको परिवर्तित कर देना है। तो ये हो जाएगा t, हमने किसको माना था शुरुआत में, 10x, और ये हो जाएगा प्लस c। तो ये इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, सिद्ध कीजिए कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है। ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार का प्रश्न है। इसमें दूसरा प्रकार ऐसा भी बनता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। सभी को हल करने का ढंग वही है। तीसरा टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अगर इसमें से किसी एक को भी यदि आप हल करना समझ जाते हैं तो बाकी तीन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। और अल्टरनेट ये प्रश्न पूछा गया है। ध्यान देंगे, इसमें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2019, 2021, उसके पहले 2017, उसके पहले 2015, हमेशा प्रश्न रिपीट होते हैं। ध्यान देंगे, ये जो है विषम संख्या का जो सन है 15, 17, 19, 21 बिल्कुल रिपीट होते हैं। तो 2019 के प्रश्नों को लेकर हल करने का जो उद्देश्य वही है। 2021 में भी लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल ही बढ़िया से समझिए, ये आपके 12वीं के पूरे साल भर का जो गणित आप पढ़ते हैं वो आपका रिवीजन हो जाएगा इस एक ही वीडियो में। तो जैसे हम इसको हल करते हैं, तो हल करने का इसका तरीका क्या हो जाएगा, देखिए, जो हमको सिद्ध करना है उसी में से किसी एक त्रिकोणमितीय फलन को हमको उठाना है। और कैसे उठाएंगे, देखिए, माना जो हमको दिया रहेगा उसी में से, माना कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, आप क्या ले लिए, इसको थीटा ले लिए। तो जैसे ही आप इसको थीटा मानते हैं तो ये जो कोसेक इनवर्स x है, यदि उसको थीटा तरफ ले आते हैं तो ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब जैसे ही ये x बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा, देखिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा किसका पूरक है, ये पूरक है उसके सेक थीटा का। ऑलरेडी आप जो प्रूफ करेंगे प्रश्न में उसी में दिया रहेगा। तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसके पूरक कोण के रूप में। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो इस कोसेक थीटा को हम सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब सेक को पुनः लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा को फिर से लेफ्ट तरफ पक्षांतर करो, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब शुरुआत में चले जाइए, हमने कोसेक इनवर्स x को क्या मान के रखा है स्टार्ट से, कोसेक इनवर्स x जो कि थीटा है। तो लास्ट में इस थीटा की जगह हमको पुनः कोसेक इनवर्स x रिप्लेस करना है और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। और ये प्रूफ हो जाता है बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार यदि दूसरा नंबर आप प्रूफ करेंगे तो साइन x को थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बिल्कुल सेम हल हो जाएगा। उसी प्रकार टेन इनवर्स x वाला यदि हम हल करते हैं तो इसको आप थीटा मान लेंगे, तो टेन बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। फिर से टेन को आप उसके पूरा कोण कॉट के रूप में कन्वर्ट करेंगे और इसी क्रम से आप इसको हल करेंगे। केवल 3 स्टेप में देखिए इसका हल है, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा और इसका उपयोग आगे अलग अलग प्रश्नों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, y बराबर यदि वर्गमूल में 10x प्लस y हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, ये वर्गमूल के अंदर में दो अलग अलग चर राशियां हैं x प्लस y। तो हमेशा इस टाइप के प्रश्नों में आपको क्या करना है कि ये जो वर्गमूल है इसको आपको हटाने का प्रयास करना है, वर्गमूल जो है उसको हटाने का प्रयास करना है। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहले जैसे आप एग्जाम में लिखते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न में हम इसको हल कर रहे हैं। दिया है y बराबर वर्गमूल में 10x प्लस y। अब इस वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो लेफ्ट साइड y की घात में 2 हो जाएगा और ये वर्ग वर्गमूल कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस y। अब इसमें एक बात ये नहीं है, क्या नहीं है, कि ये स्पष्ट फलन नहीं है। स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन का मतलब क्या है
कि स्पष्ट फलन में ये आपको अवकल समीकरण में भी काम आएगा, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। बहुत ही ध्यान से समझिए। स्पष्ट फलन का मतलब क्या है? यदि हमारे पास कोई इस प्रकार समीकरण दिया है और उस समीकरण में हम क्लियर ये बता सकें कि इसमें से स्वतंत्र चर कौन सा है और परतंत्र चर कौन सा है, यदि हम बता सकते हैं तो वो स्पष्ट फलन कहलाता है। और यदि हम स्वतंत्र चर और परतंत्र चर को अलग अलग नहीं बता पा रहे हैं तो उसको हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। और अस्पष्ट फलन में हम डायरेक्ट उसी प्रकार हल करते हैं। तो जब भी अस्पष्ट फलन होता है हमको ये पता रहता है कि ये जो x है y का फलन हम लेके चलते हैं। ध्यान देंगे, जब भी इस प्रकार का कंडीशन आता है तो x को हम नॉर्मली स्वतंत्र चर मान लेते हैं और y को परतंत्र, मतलब y जो है x का एक फलन है, इस प्रकार कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं और हम इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने का तरीका क्या है? देखिए, जैसे हम x को x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं वैसी y को भी x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। लेकिन कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको हमने x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये y2, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और 10x और ये हो जाएगा फिर से डी बाई डी एक्स और ये y। तो यदि हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करते, ध्यान दें, यदि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन करते तो ये क्या होता? घात सामने आ जाता, घात में घट जाता है इस प्रकार, और ये हो जाएगा 2x। अब चूंकि हमने x का x के सापेक्ष में अवकलन किया है, अब यदि हम y का करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसके पहले हमने श्रृंखला नियम पढ़ा है, 10x को t मान के हल किए थे, तो बिल्कुल वैसा ही इसको भी हल करना है। ध्यान दें कैसे हल करना है। y का x के सापेक्ष में अवकलन को बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम x का करेंगे वैसी कर देंगे। और चूंकि y का x के सापेक्ष में अवकलन हो रहा है, इसको प्रदर्शित करने के लिए एक dy बाई डी एक्स हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए, उसको मैं दाएं साइड में समझा रहा हूँ आपको कि यदि हम अवकलन करते हैं y2 का, तो x के सापेक्ष में तो अवकलन नहीं कर सकते y का, तो उसको x के रूप में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो हम क्या करते हैं? देखिए, जैसे श्रृंखला नियम में हमने अभी पढ़ा, क्या करेंगे? एक dy मल्टीप्लाई करेंगे और एक dy डिवाइड करेंगे ताकि मीनिंग चेंज ना हो। अब ये जो हर है उसको हम बदल देंगे, ये हो जाएगा डी अपॉन डी वाई और ये y का स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, तो हम आसानी से y को y के सापेक्ष में अवकलन कर सकते हैं। तो इसको यदि अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2y और ये डी वाई बाई डी एक्स अपने जगह में रहेगा। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है कि y का x के सापेक्ष में एक बार अवकलन हुआ है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए एक डी वाई बाई डी एक्स हमको रखना पड़ता है। भविष्य में ये और उपयोग होगा यदि हम अवकल समीकरण के प्रश्न को हल करेंगे तब। तो इस प्रकार आगे देखिए, 10x का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस, अब देखिए y का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 1। चूंकि y का हो रहा है x के सापेक्ष में अवकलन, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक डी वाई बाई डी एक्स फिर से लिख देंगे। अब आगे डी वाई को एक तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस फिर से डी वाई बाई डी एक्स और ये राइट साइड में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, अब केवल मैथमेटिकल है, आसानी से आप कर लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2y और यहाँ पे बचेगा -1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ मैं ऊपर में हल कर दे रहा हूँ इसको। तो लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो मिलेगा 2y -1 को तिरक गुणा कर दो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2y -1। तो ये लास्ट में आपको इसका हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो नई चीज़ क्या है, y का जो है हम x के सापेक्ष में अवकलन कैसे करें। y का x के सापेक्ष में अवकलन हो रहा है, उसको बताने के लिए हमको एक अलग से y के सापेक्ष में x का अवकलन गुणांक जो होगा, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, उसको हमको एक बार लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, ये सारणिक से है। दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको सारणिक का प्रश्न हल करना है तो उसके लिए जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं? पहला चीज़ आपको जो सबसे पहले जो ध्यान देना है, कोई भी पंक्ति या फिर कॉलम के किसी भी दो अवयव को आपको शून्य करने का प्रयास करना है।
क्योंकि हमने संक्रिया नियम पढ़ा हुआ है, R1 को R2 से घटा दिए या C1 को C2 से घटा दिए। तो देखिए ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3। इसी क्रम में ये कॉलम 1, कॉलम 2 और ये कॉलम 3। R का मतलब है रो, पंक्ति। कोई भी दो अवयव, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो अवयव को हमको जीरो बनाने का प्रयास करना है, कोई भी संक्रिया लगा के। ध्यान देंगे संक्रिया जो है पूरी तरह से सही होना चाहिए, हम कुछ भी संक्रिया नहीं लगाएंगे घटाने के लिए। उसके बाद दूसरा नियम जो हम इसमें ध्यान देंगे, जिस भी पंक्ति या कॉलम के अवयव को हमने क्या बनाया है, शून्य बनाया है, उसी के सापेक्ष में हमको प्रसार कर देना है। लास्ट में उसी के सापेक्ष में हमको प्रसार करना है। इसी दो नियमों को ध्यान में रखते हुए देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। और ये जो नियम है आपको हर जगह काम आएगा। सारणिक को जब भी इस प्रकार संक्रिया विधि से हल कीजिए कहता है तो हमेशा आपको इन दो नियमों को अपने दिमाग में रखना है, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, बशर्ते आपको संक्रिया लगाना आना चाहिए। तो प्रश्न को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट संक्रिया से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो संक्रिया हम कैसे लगा रहे हैं ध्यान देंगे। हम जो है R1 के एलिमेंट को जीरो करेंगे और R1 के एलिमेंट को कैसे जीरो कर रहे हैं देखिए, ये R1 के एलिमेंट को इस प्रकार R2 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, R1 माइनस R2। पहली संक्रिया हम इस प्रकार लगा रहे हैं। तो देखिए अगर हमको पहले स्टेप में 2 शून्य मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हमको अगला संक्रिया लगाने की आवश्यकता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे संक्रिया लगाते हैं देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, जो चेंज नहीं होगा उसको पहले एज इट इज लिख लो। तो R2 और R3 के एलिमेंट हमारे नहीं बदल रहे हैं तो उसको हम पहले लिख देते हैं 1 1 माइनस x और ये 1 1 1 1 माइनस y। ये R2 और R3 के एलिमेंट नहीं बदल रहे हैं क्योंकि उसमें हम संक्रिया नहीं लगा रहे हैं, इसलिए पहले हमने उसको लिख लिया। अब देखिए हमको R1 को बदलना है, कैसे बदलना है, R1 में R2 को घटा घटा कि इस प्रकार, ये इसमें माइनस, ये इसमें माइनस और ये इसमें माइनस, इस प्रकार होता जाएगा। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब अगला 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। तो फिर से 1 1 कैंसिल होकर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और फिर से यहाँ पे 1 1 माइनस होकर ये हो जाएगा 0। तो हमारा जो बेसिक नियम जो मैं पहले बताया था उसका पहला नियम हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए R1 के 2 एलिमेंट हमको 0 मिल गया और हम यही चाहते थे। R1 का 2 एलिमेंट हमको 0 मिल गया और हम यही चाह रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको 2 एलिमेंट 0 मिल जाता है तो उसको उसी रो या उसी पंक्ति के सापेक्ष में या कॉलम के सापेक्ष में क्या कर देंगे, हम उसको प्रसार कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, R1 के सापेक्ष में प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष में प्रसार करेंगे। देखिए इसके सापेक्ष में R1 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और जिसके भी सापेक्ष में हम प्रसार करते हैं उस रो और उस कॉलम को हम छोड़ देते हैं, बाकी एलिमेंट को लिखते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस x 1 1 1 माइनस y। बिल्कुल ही ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे जो नियम होता है ध्यान देंगे, कोई भी एलिमेंट को जब हम लेते हैं सारणिक में या अवयव में, दोनों में नियम लगता है। तो ये क्या होता है, -1 के पावर में i प्लस j होता है कि उसका एलिमेंट ऋणात्मक होगा या धनात्मक। i मतलब ये रो है और j मतलब ये कॉलम है, पंक्ति और आपका कॉलम, स्तंभ। तो यदि हम a1 1 का कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो -1 के पावर में 1 + 1, तो ऋण 1 के घात में कितना हो जाएगा, ये 2, अर्थात ये धनात्मक होगा, धन 1। तो पहला एलिमेंट जो हम ले रहे हैं देखिए +0 ले रहे हैं। यदि हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं और वो क्या हो जाएगा 1 2, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का एलिमेंट, तो हो जाएगा -1 के पावर में 1 + 2, तो हो जाएगा ऋण 1 के घात में 3, और ऋण 1 को 3 बार गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। इसलिए अगला जो एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा, वो माइनस में होगा। ध्यान देंगे इस प्रकार। तो हमने दूसरे कॉलम के अवयव को ले रहे हैं तो उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 1 और ये 1 1 माइनस y बचेगा। अगला फिर से a13 लेंगे, तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं पहले पंक्ति का, तो ये -1 के पावर में 1 + 3 और 3 1 कितना होता है, 4 होता है, और ऋण 1 के घात में 4, मतलब फिर से हमको धन मिलेगा। तो ये हम फिर से +0 लेंगे। इस नियम को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में। ये प्रश्न हल हो जाने के बाद लास्ट में कौन कौन से एलिमेंट को कैसे लेना है वो बता दूंगा आपको, हमेशा दिमाग में वो सेट हो जाएगा। तो इस एलिमेंट को लेंगे तो
इस पंक्ति कॉलम और इस रो को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास है 1 1 माइनस एक्स 1 और ये 1, ये इस प्रकार। अब गुणा करेंगे तो चूंकि हम प्लस माइनस प्लस ले रहे हैं तो गुणा करने के ढंग हमेशा ऐसा होगा। स्टार्ट हम ऐसा करेंगे, यदि हम प्लस माइनस प्लस नियम ले रहे हैं तो गुणा करने का ढंग हमेशा ये इस प्रकार होगा। तो गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस वाई, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई में ये 0 है। चाहे तो आप इस स्टेप को ना भी करें तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि इस सारणिक का मान कुछ भी हो, यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो ये टर्म पूरी तरह से क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। फिर भी मैं इसको कर देता हूँ एक स्टेप, ये आपका 0 हो जाएगा इतना माइनस एक्स। चूँकि यहाँ पे 0 नहीं है तो हमको गुणा करना ज़्यादा सही रहेगा। अब 1 का गुणा 1 माइनस 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस 1 ही मिलेगा। और जैसे ही हम 1 का गुणा करते हैं फिर फार्मूला में क्या आता है, माइनस आता है। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आप सारणिक को बिल्कुल आव्यूह की तरह इसको भी गुणा करते हैं, ध्यान देंगे तो यदि इस प्रकार ए बी सी डी है, ध्यान दें तो गुणा कैसे करेंगे, ए इंटू डी ये हो जाएगा ए डी माइनस बी इंटू सी, बी सी करते हैं इस प्रकार, माइनस रखेंगे 2 गुणा के बीच में तो ये हो गया माइनस और ये 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस। अगला भी देखिए 0 मल्टीप्लाई में एक सारणिक है तो 0 का गुणा इस सारणिक के साथ करेंगे तो टोटल वैल्यू हमको क्या दे देगा, 0 दे देगा। देखिए एक एक चीज़ बेसिक चीज़ मैं क्लियर करते जा रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है। पूरा वीडियो अंत तक देखें आप। 12वीं के जितने गणित हैं वो लगभग आपको 70 to 80% आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ चुके हैं तो, और रिवीजन हो जाएगा। तो पहला टर्म हो गया हमारा 0। अगला देखिए ये +1 -1 कैंसिल, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई और अगला पद भी हमको 0 मिलने वाला है। तो इस प्रकार लास्ट में हमको क्या मिलेगा, एक्स वाई। तो इस सारणिक का जो मान होगा वो होगा एक्स वाई। कोई भी चीज़ें यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड हम वीडियो और लेके आएंगे। फिलहाल तो ये 2019 सेट सी का जो प्रश्न है हम हल कर रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न 2021 का आने वाला है या आ सकता है, संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि जैसे ही आप अनसॉल्व्ड पेपर उठाते हैं मिलता है मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप 2015, 17, 19 देखेंगे तो लगभग वही प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो 2021 में भी आने के ये बहुत चांसेस हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 1 + x² इंटू 1 + y² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे इसमें समीकरण में 2 प्रकार के हल मिलते हैं आपको, एक व्यापक हल मिलता है और एक मुख्य हल मिलता है। तो व्यापक हल का मतलब यह है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म हम लेके चलते हैं, ध्यान देंगे अनिश्चित समाकलन जैसे हम समाकलन करते हैं तो सी लेते हैं, तो ये इसका मान हमको निकालने की आवश्यकता नहीं होती व्यापक हल में। लेकिन जब हम मुख्य हल की बात करते हैं तो ये सी का मान हमको क्या मिलेगा उसको भी निकालना रहता है। ध्यान देंगे कोई भी मिले, चाहे वो चर राशि मिले चाहे अचर राशि मिले, उसका मान हमको निकालना रहता है मुख्य हल में, और व्यापक हल में हमको हल उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रश्न है देखिए, ये जो अवकल समीकरण का एक प्रकार है जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी समाकलन गुणांक में जो चर राशि है उसी प्रकार के चर राशि को हमको एक तरफ लेके हल करना है। ध्यान देंगे दिया है dy बाई डी एक्स बराबर 1 + x² इंटू 1 + y²। हमको क्या करना है, x वाले टर्म को dx की तरफ ले जाना है और y वाले जो पद है उसको dy की तरफ ले जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये dy को हमने लेफ्ट में रखा और 1 + y² को त्रिक गुणा कर दिया, तो ये 1 + y² हो गया, इक्वल टू हमारे पास 1 + x² है और इस dx को त्रिक गुणा किए तो ये dx हो गया। और यही हम चाहते हैं, देखिए जिधर dy हो उधर y वाला बहुपद हो और जिधर dx हो उधर x वाला बहुपद हो। तो इस प्रकार इसको अलग अलग y की तरफ रख के इसको आपको हल करना है। प्रश्नों को आपको देख के समझना है कि ये किस प्रकार हल हो सकता है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में को समाकलित करने पर समाकलन करने पर ये हो जाएगा dy 1 + y² और ये हो जाएगा 1 + x² ये dx।
अब देखिए 1/1 + y² का समाकलन अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे, ये होता है tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का समाकलन x के सापेक्ष में x हो जाएगा और x² का हो जाएगा x³/3। अब चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो हमको एक चर राशि यहाँ पे लिखना पड़ेगा c। बस आपको केवल इतना ही करना है। तो ये इस प्रकार tan इनवर्स y इक्वल टू x + x³/3 + c इस दिए गए अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 प्रश्न देखिए, ये प्रायिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जैसे ही छत्तीसगढ़ का सिलेबस जो है SCERT में कन्वर्ट हुआ NCERT के रूप में, तब से ये प्रश्न जो है बहुत ही लगातार पूछना स्टार्ट हुआ है कि एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन निम्नानुसार है। यदि x का मान 0 हो तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, यदि x का मान 1 है तो उसकी प्रायिकता k होगी, यदि x का मान 2 है तो उसकी घटने की जो प्रायिकता है वो 2k है। इस प्रकार इसका टेबल दिया हुआ है, तब हमको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, तब हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए देखिए हमको इसको क्या करना है। सबसे पहला जो हम क्या करेंगे, पहला जो प्रश्न है k का मान हमको ज्ञात करना है और k का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान है। और कैसे हल करेंगे देखिए, तो प्रायिकता का जो सबसे मुख्य जो प्रमेय क्या है कि कोई भी प्रायिकता बंटन में जितने भी प्रायिकताएं होती है उन सभी का योग जो है सदैव 1 होता है। ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है इस प्रायिकता का। तो ये पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं इसको, चूंकि प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है, सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार तो इनके प्रायिकताओं का योगफल जो है सदैव 1 होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये जो प्रश्न में जो दिया हुआ है प्रायिकता बंटन सारणी, उसी को सभी को योगफल करके इसका हम 1 लिखेंगे, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का जो योग जो है सदैव 1 होता है। किसी भी एक प्रश्न के लिए जितनी भी प्रायिकता आप निकालोगे उनका सदैव योगफल 1 होता है। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रायिकता कब, जब x का मान 0 हो, धन फिर से प्रायिकता जब x का मान कितना हो 1 हो, धन प्रायिकता जब x का मान 2 हो, धन प्रायिकता जब x का मान 3 हो। इसी को आपको क्रम से आगे बढ़ाते जाना है। प्रायिकता जब x का मान 4 हो, प्रायिकता जब x का मान 5 हो, धन प्रायिकता जब x का मान 6 हो और धन प्रायिकता जब x का मान 7 हो बराबर 1। ये सभी प्रायिकताएं हैं। टोटल 0 से लेकर 7 तक, जब x का मान 0 से लेकर 7 तक हो तो उसकी जो प्रायिकताओं को मान इस प्रकार नीचे वाले टेबल में दिया है, उन्हीं मानों को यहाँ पे हमको पुट करते जाना है। तो x बराबर 0 के लिए है 0, 1 के लिए है k, 2 के लिए है 2k। इस प्रकार px वाले ये जो दूसरा यहाँ पे पंक्ति दिख रहा है उसके सभी वैल्यू को हमको जोड़ देना है क्रम से। ये हो जाएगा अगला 3k, 2k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, दिस इज इक्वल टू 1। जैसे ही इन वैल्यू को जोड़ेंगे तो देखिए k स्क्वायर वाले यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 7 3 10 और ये 2 12। प्रश्न में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रश्न में। ये जो x का मान जब 5 हो तो वो 2k स्क्वायर ना होकर केवल k स्क्वायर है, तो ये हम इसको इस प्रकार मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। 2k स्क्वायर और ये जो 3k स्क्वायर दिख रहा है ये 2k स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न को लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको ध्यान देंगे आप लोग। ये 2k स्क्वायर है यहाँ पे। अब आगे देखिए, तो ये 7k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, k स्क्वायर समान राशियों को जोड़ दिया जाता है बीजगणित में, तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर। 10k स्क्वायर के बाद जितने भी k हैं देखिए, ये 1 2 और 1 3, 2 5, 5 3 8, 8 और 1 9, टोटल 9k।
और ये जो इक्वल टू 1 दिख रहा है उसको -1 इक्वल टू करके 0 कर देते हैं। तो ये वर्ग समीकरण हो गया। वर्ग समीकरण आप बहुत ही आसानी से हल करना जानते हैं, लगभग 10वीं लेवल में आप इसको पढ़े हैं। तो जैसे ही इसको आप हल करोगे, जो भी गुणनखंड विधि से आप हल कर लेंगे अपने हिसाब से, तो k का जो मान है वो आपको 1 मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा, और k का मान दूसरा जो मिलेगा वो 1/10। चूँकि वर्ग समीकरण मिल रहा है मतलब हल, इसके जो हल होंगे वो 2 होंगे। अब ध्यान देंगे, कभी भी प्रायिकता का जो मान होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। ध्यान देंगे, ये प्रायिकता के वैल्यू है, जितने भी वैल्यू k के फॉर्म में प्रायिकता है, और प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसलिए k का जो एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 1/10 होगा। अब जैसे ही k का मान हमको 1/2 मिल जाता है, सबसे पहला काम, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है उसको आप निकाल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, देखिए अगला जो 4 नंबर वाले प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 से। तो यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे। अब चूंकि हमने k का मान 1/10 निकाल चुका है, तो दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न हमको ज्ञात करना है प्रायिकता का मान यदि x का मान 3 से छोटा हो। यदि x का मान 3 से छोटा हो, तो ध्यान दीजिए x का मान ये आपको पहला पंक्ति में दिया हुआ है, और x का मान 3 से छोटा, अर्थात इधर वाले सभी प्रश्नों के लिए हमको प्रायिकता का मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, तो x का मान 3 से छोटा होगा तो क्या क्या इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखिए, जब x का मान 0 आ जाएगा, p x का मान 1 आ जाएगा, और p x का मान 2 आ जाएगा। तो x का मान जब 0 हो तो प्रायिकता का मान कितना है, 0 है, प्लस x का मान जब 1 हो तो कितना है, k है, और x का मान जब 2 हो तो प्रायिकता का मान यहाँ पे 2k है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 3k मिल जाएगा, 2k प्लस k 3k, और k का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 1/10, तो हमको मिल जाएगा 3/10। तो इस प्रकार प्रायिकता जब x का मान 3 से छोटा हो, ये बहुत ही आसानी से आपने इसको हल कर लिया। मेन जो होता है वो k का मान ज्ञात करना होता है इस टाइप के प्रश्नों में। अगला जो इसका जो तीसरा प्रश्न है, p का मान ज्ञात करना यदि x का मान 6 से बड़ा हो। ध्यान देंगे, इसको समझना है प्रश्न को। जब x का मान 6 से बड़ा हो, तो 6 से बड़ा अर्थात कौन सा है यहाँ पे टर्म, देखिए केवल एक ही टर्म है, जब x का मान कितना हो, 7 हो, और उस केस में इसका जो मान होगा वो होगा x बराबर 7, केवल एक ही पद, और हो जाएगा 7k² प्लस k। आपको केवल मान रखना है k की जगह में, और वो कितना है, 1/10 का वर्ग धन 1/10, तो हो जाएगा 7/10 दाम 100 धन 1/10। इसको लसा लेके आप हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसका जो मान मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 17/100। इन दो परिमेय संख्याओं को आप जोड़ लेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपको प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न आपको हल करने हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, और वो क्या है, ये सदिश का प्रश्न है, जिसमें देखिए सदिश के 2 गुणनफल पढ़ते हैं आप। सदिश का गुणनफल 2 प्रकार के पढ़ते हैं, 11वीं भौतिकी में भी आपने इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा। सदिश का गुणनफल एक तो होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, और एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। ये पहला। दूसरा, सदिशों के अदिश गुणन को इस प्रकार a.b से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अदिश इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 सदिशों का जो गुणनफल मिलता है उसका मान हमको यहाँ पे अदिश राशि प्राप्त होता है, इसलिए अदिश गुणनफल कहते हैं। और सदिशों के सदिश गुणनफल को इस प्रकार a क्रॉस b कहते हैं, और इसमें जो गुणनफल होता है वो हमको सदिश राशि प्राप्त होता है, इसलिए इसको सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, और पहले वाले को सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं। तो इसमें जो बेसिक चीज़ जो हमको जानना है, जैसे ही इस बेसिक चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये प्रश्न बहुत ही आसानी से चुटकी में 1 मिनट में ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। और वो हल कैसे हो जाएगा, देखिए, जब हम सदिशों का अदिश गुणनफल लेते हैं, पहला वाला, ध्यान दें, हालांकि ये टॉपिक मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, कारण ये है क्योंकि इसका बेसिक आपका यदि आपको क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा, और यदि आप पहले से जानते हैं तो ये रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, जब भी हम अदिश गुणनफल की बात करते हैं इस प्रकार, तो हम जानते हैं कि a.b बराबर क्या होता है, ab cos थीटा होता है। और यदि हम इसको i कैप, चूँकि हम जान रहे हैं कि वेक्टर ए को इस प्रकार
आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में इस प्रकार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 अलग अलग 3 डायमेंशन में इसको हम लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको आई को आई के साथ लेते हैं, ध्यान दें आई डॉट आई, और ए क्या है, वेक्टर ए का मापांक है, ध्यान देंगे ये इस प्रकार इसको ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी आई का मापांक और आई का मापांक, और ये कॉस देखो आई और आई के साथ स्वयं के साथ कितना अंश का कोण बनेगा, ये 0 अंश का कोण बनेगा। यदि हमारे पास इस प्रकार 2 वेक्टर हैं ए और बी और दोनों के बीच मिलने वाला कोण थीटा हो, तब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो कॉस 0 का मान कितना होगा 1। ऑलरेडी आई क्या है, मात्रक सदिश है, तो इसका मापांक क्या होगा 1 1 1, फाइनली 1। तो इस प्रकार स्वयं के साथ यदि हम अदिश गुणनफल ले रहे हैं तो उसका मान आपको 1 मिलेगा। लास्ट में जो ये बताना मैं जो चाह रहा था वो ये होगा कि ये इसका जो मान होगा वो सभी का मान कितना होगा 1 होगा। अच्छा, इसी को यदि हम सदिश गुणनफल में लेके चलते हैं, सदिशों के सदिश गुणनफल में लेके चलते हैं, तो हमको चूंकि ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो इनका यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ध्यान दें इसको हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल को। तो चूंकि ये हमको एक सदिश राशि मिलने वाला है, मतलब इसकी एक दिशा होगी, तो इसकी एक जो दिशा होगी वो इस प्रकार एन कैप, इन दोनों के गुणनफल के लंबवत, इन दोनों को जब गुणा करेंगे जो मान मिलेगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, और वो इसकी दिशा को बताएगी, और उस दिशा को बताने के लिए हम एन कैप का उपयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे इसके लिए एक निश्चित क्रम हम लेके चलते हैं जिसको चक्रीय क्रम कहते हैं, इस प्रकार। तो देखिए मैं यहाँ पे आई को लेता हूँ और ये जे को लेता हूँ और ये इस प्रकार के कैप को लेता हूँ। तो क्रम को आपको ध्यान देना है, घड़ी की उल्टी दिशा। तो यदि हम आई के बाद जे का गुणा कर रहे हैं तो उसका जो गुणनफल होगा वो के कैप होगा। ध्यान देंगे क्रम को, आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद आई। उसी प्रकार जे के बाद के यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ, आई क्रॉस जे लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के मिलेगा। जे क्रॉस के लिखेंगे तो आपको मिलेगा आई मिलेगा। उसी क्रम में के क्रॉस आई यदि आप लिखते हैं तो आपको जे मिलेगा। अब यदि इसके क्रम को यदि आप बदल देते हैं, जस्ट उल्टा कर देते हैं, गुणा करने का ढंग बदल देते हैं, तो ये आपको ऋणात्मक मिलते जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सदिश गुणनफल है। ध्यान देंगे सदिश गुणनफल है, और यदि हम क्रम को बदल देते हैं तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। जैसे कि जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा। उसी प्रकार आई क्रॉस के करेंगे तो ये माइनस जे हो जाएगा। ध्यान देंगे इस बात को। अब यदि इतना आपको समझ में आ गया है तो ये जो प्रश्न है वो आपको बहुत ही आसानी से हल होने वाला है। देखिए पहले मैं एक बार प्रश्न लिख लेता हूँ, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के। डॉट और क्रॉस से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सदिश गुणनफल है, कौन सा अदिश गुणनफल है, और ये के डॉट आई क्रॉस जे हो जाएगा। तो ये आई डॉट, ध्यान देंगे जे क्रॉस के, यहाँ पे देखिए हमने जे क्रॉस के कहाँ पे लिखा है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसको आई कैप लिखेंगे, अगला धन जे कैप डॉट आई क्रॉस के। आई क्रॉस के सबसे नीचे में यहाँ पे देखिए हमने आई क्रॉस के लिखा है, इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि क्रम बदल गया है। के बाद आई आना था लेकिन आई के बाद क्या आया है, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, अगला के कैप डॉट आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे में मतलब देख सदिशों का गुणनफल जो स्टार्ट किए थे उसका पहला नंबर देखिए के कैप आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के कैप। अब ये आई डॉट आई, जब मैं इसको अदिश गुणनफल जब आपको इसमें बता रहा था तो देखिए आई डॉट आई का मान कितना होना है, 1 होना है, तो हमने 1 लिख दिया। जे डॉट जे का मान भी कितना होना है, 1 होना है, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस है गुणा में, तो ये -1 हो जाएगा। और ये प्लस फिर से के डॉट के का मान कितना हो जाएगा, 1, तो ये प्लस -1 को आप यहाँ पे कैंसिल करो और क्या मिलता है, 1। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो हल हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से, केवल 3 लाइन में इसका हमको हल मिल गया। लेकिन उसके पहले हमको सदिशों के अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल का जो बेसिक चीज़ था वो यदि क्लियर है तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण जो है हमको दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए ये जो सदिश बीजगणित है ये उसी का अनुप्रयोग है। यदि विकर्ण दिया रहता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको कैसे ज्ञात करना है, वो फार्मूला यदि आपको क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकाल लेते हैं।
तो यदि समांतर चतुर्भुज दिया है तो उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 मापांक में a क्रॉस b। ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे a क्रॉस b, a और b दोनों क्या हैं, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। यदि भुजा दिया हुआ है तो उसका अलग फार्मूला होता है। यहाँ पे हमको विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण दिया हुआ है तो हमको a क्रॉस b फार्मूला यूज करना है। मतलब a और b का हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसका मापांक निकालना है और उसमें 1/2 जब हम गुणा करेंगे तब जाकर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहला जो काम है वो है a क्रॉस b। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे सदिशों के सदिश गुणनफल को समझने का एक अवसर और मिल गया कि दो सदिश दिया है, मान दिया हुआ है i/j के फॉर्म में, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल हम कैसे गुणा करें वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम i कैप, j कैप और ये k कैप इस प्रकार लिख लेंगे। अब चूंकि a पहले नंबर पे है तो a के i, j और k के गुणांकों को लिखेंगे क्रम से। i के नीचे i का गुणांक 3, j के नीचे j का गुणांक और k के नीचे k का गुणांक। उसी क्रम में अब b दूसरे नंबर पे है तो उसके नीचे में हम लिखेंगे i का गुणांक 1, j का गुणांक -3 और k का गुणांक 4। ये इस प्रकार। अब इसको क्या करते हैं, हमेशा जिस पंक्ति में, ध्यान देंगे यहाँ पे R1, जिस पंक्ति में हम i कैप, j कैप और k कैप को लिए रहते हैं उसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, इसको प्रसार करते हैं। और प्रसार करने के लिए इसके पहले एक पॉइंट मैं बताऊंगा, बोला था इसके पहले जो हमने हल किया था, एक प्रश्न हल किया था कि दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, तो उसमें मैं बताना भूल गया इस प्रकार। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो ये प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे प्लस आ गया तो ये माइनस और ये प्लस, यहाँ माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस और प्लस। ध्यान देंगे, कोई भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रहता, इसी को आपको दिमाग में रखना है। और हमेशा पहले पंक्ति और पहले कॉलम के एलिमेंट को आपको प्लस से स्टार्ट करना है। यदि ये याद है तो सब याद रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसा पहले को याद रखिए, बाकी सब याद रहेगा। तो पहला एलिमेंट जब हम ले रहे हैं तो ये प्लस मिलेंगे i कैप, उसके बाद उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास 1 -2 -3 4 मिल जाएगा। अगला क्या लेना है हमको, माइनस j लेना है। देखिए यहाँ पे चिन्ह लिख दिया हूँ मैं ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में लिख दिया हूँ मैं प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में। अगला जब इसको लेंगे तो उस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमको 3 -2 1 और 4। अगला प्लस लेना है, प्लस के, और ये हो जाएगा 3 1 1 -3। जिस भी एलिमेंट को ले रहे हो उस रो और उस कॉलम को आपको छोड़ देना है, इतना दिमाग में रखना है। अब जब प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में ले रहे हो तो हमेशा आपको ऐसे गुणा करना है, हमेशा ऐसे गुणा करना है, ध्यान दें। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, इसको ऐसा ब्रैकेट कर देते हैं, 4 एकम 4 ऋण 3 दूनी 6। ध्यान देंगे ऋण ऋण धन ही होना था, माइनस j, फिर से ये हो जाएगा 4 × 12 और फार्मूले में ऋण लगाएंगे तो ऋण 2 एकम ऋण ऋण होके ये हो जाएगा धन 2 प्लस के, ये 3 × 9 तो ये हो जाएगा ऋण 9 और ये 1 एकम 1। तो इस प्रकार -2 i कैप, -14 j कैप और -10 k कैप, ये हमको मिला a क्रॉस b। a क्रॉस b का मान हमको यहाँ पे मिल गया बहुत ही आसानी से। अब हमको क्या करना है, उसका मापांक निकालना है। देखिए चूंकि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमने ये फार्मूला देखा 1/2 गुणित मापांक में a क्रॉस b, तो अब हम इसका मापांक निकाल लेंगे a क्रॉस b। तो मापांक का मतलब आप जान रहे हैं कि जो भी i, j और k का जो गुणांक होगा उनके वर्गों का योगफल वर्गमूल में, इस प्रकार। तो ये ऋण 2 का वर्ग धन ऋण 14 का वर्ग और धन ऋण 10 का वर्ग, ऐसा। तो ये 2 दूनी 4 और 14 × 14 का मान होगा 196 और 10 दहम 100। इन सब को यदि हम जोड़ देते हैं तो देखिए हमको मिलने वाला है 300 और इसको लिख सकते हैं हम 3 × 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। चूँकि 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए वर्गमूल 3 लिख देंगे। चूँकि हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल है। ध्यान देंगे अनुप्रयोग वाले प्रश्न में आपको इकाई लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चूँकि ये क्षेत्रफल है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। अगर आप वर्ग इकाई नहीं लिखते हैं तो चेक करने वाला चाहे तो आपका 1 नंबर काट सकता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसलिए आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब भी कोई अनुप्रयोग का प्रश्न हल कर रहे हैं, चाहे लंबाई ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, आयतन ज्ञात करना हो या कुछ भी प्रश्न जो अनुप्रयोग हो, तो वहाँ पे आपको मात्रक लिखना है। ये इस प्रकार प्रश्न 15 आप हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है
फिर से प्रायिकता का एक प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, बार बार कई बार पूछा गया है इस टाइप के प्रश्न। कैसे हल करेंगे देखिए। मोहन जो है 75% प्रकरणों में और सोहन जो है 80% प्रकरणों में सच बोलता है। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि मोहन सच बोले और सोहन झूठ बोले। ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हमको घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि मोहन सच बोले और सोहन झूठ बोले। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक जो हमारा प्रतिशत में दिया हुआ है उस प्रतिशत को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए। मोहन के सच बोलने की प्रायिकता, सच बोलने की प्रायिकता, तो इसको हम लिखेंगे PA। तो सच बोलने की प्रायिकता दिया हुआ है 80%। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो ये हो जाएगा 8/10 अर्थात 2 चौक 8 और ये 2 पंचे 10। तो इस प्रकार मोहन के सच बोलने की जो प्रायिकता हो गई वो 4/5। इसी क्रम में सोहन के सच बोलने की प्रायिकता, सोहन के सच बोलने की प्रायिकता, इसको हम इसकी प्रायिकता को हम B ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा PB। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। अब मोहन के बजाय इसको हम सोहन कर देते हैं, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मोहन कर देते हैं, क्योंकि क्रम थोड़ा सा बदल डाला। मैं 75% करना था लेकिन 80% हो गया। तो ये ऊपर को हमने क्या ले लिया, इसको हमने मोहन ले लिया, सॉरी सोहन ले लिया, और नीचे को हमने मोहन ले लिया। तो ये सोहन का, इसको हम B ले लेते हैं, PB हो जाएगा ये। और मोहन के सच बोलने की जो प्रायिकता है उसको हम A ले लेते हैं, क्योंकि मोहन पहले दिया हो इसलिए हमने A नाम ले लिया। तो ये 75%। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 75/100 और ये हो जाएगा 25 × 75 और 25 चौक 100। तो इस प्रकार ये 3/4 हो गया। अब देखिए प्रश्न में जो पूछा है, क्या पूछा है कि मोहन सच बोले। तो मोहन सच बोले उसकी प्रायिकता हमको मिल चुका है ऑलरेडी, 3/4 मिल चुका है। लेकिन सोहन झूठ बोलना चाहिए, तब हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। सोहन क्या बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। लेकिन प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है, इसके सच बोलने की प्रायिकता दिया हुआ है। यहाँ पे सच बोलने की प्रायिकता दिया है, तो हमको झूठ बोलने की प्रायिकता निकालना है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता निकालना है, मतलब सच नहीं बोले जाने की प्रायिकता का मतलब होगा झूठ बोला जाना। तो इस प्रकार प्रश्न में जो ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टेप ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि जब सोहन झूठ बोले, या उसी को लिख सकते हैं सच ना बोले, तब उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए किसी एक ही प्रश्न में सभी प्रायिकताओं का योग जो है कितना होता है, 1 होता है। इसके पहले हम प्रायिकता बंटन वाले टॉपिक में देख चुके हैं। तो सभी का योग 1 होता है। तो यदि हम इसके झूठ बोले जाने की प्रायिकता को इस प्रकार B बार से हम नोट करें, मतलब घटित सच बोलने की घटना घटित ना घटे तो उसको B बार से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या हो जाएगा 1 - PB हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये यदि आपको अटपटा लगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ ऊपर में एक चीज़ बता रहा हूँ। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग जो है 1 होता है। तो घटित नहीं होने की प्रायिकता यदि हम निकाल रहे हैं तो इसके घटित होने की प्रायिकता को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 - PB मिल जाएगा। बिल्कुल उसी फार्मूला का हमने यहाँ पे उपयोग किया है। तो हो जाएगा 1 - 4/5। इसको हल करेंगे तो 5 × 5, 5 में 4 गया, तो ये हो जाएगा 1/5। अब ध्यान देंगे, प्रायिकताओं में अलग अलग तरीक़ा से कंडीशंस होते हैं। तो घटनाओं के आधार पर हम प्रायिकता को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो घटना है ये पूरी तरह से स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना अर्थात कि यदि मोहन सच बोलता है तो सोहन झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मतलब मोहन के सच बोलने या झूठ बोलने से सोहन के झूठ बोलने या सच बोलने पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं डालता है, या दोनों एक दूसरे के झूठ या सच बोलने पे असर नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो घटना है वो स्वतंत्र घटना होता है। तो स्वतंत्र घटना जब भी होता है तो दोनों के घटित होने की प्रायिकताओं का जो फार्मूला होता है वो होता है P
ए इंटरसेक्शन बी होता है, जो कि पी ए इंटू पी भी मिलता है इसका फार्मूला इस प्रकार। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और, तो यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है, मोहन और सच बोले और तथा सोहन झूठ बोले, और मतलब इंटरसेक्शन। या यदि बोलता तो हम यूनियन निकालते, ध्यान देंगे जब भी या बोलेगा तो हम यूनियन निकालेंगे, यदि और कहता है तो हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। यही प्रश्न का मेन पॉइंट है। तो ध्यान देंगे प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करना है हमको, ये प्रतिबंध प्रायिकता से ही आता है ये। तो पी, मोहन को हमको क्या बोलाना है, सच बोलाना है, तो ये ए रहेगा, और सोहन को हमको झूठ बोलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और ये और है इसलिए इंटरसेक्शन। चूंकि ये झूठ बोलेगा तो झूठ बोलेगा, उसके लिए हम बी बार लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया बी बार, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बार। पी ए का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये मिला हुआ है हमको 3/4 गुणित पी बी बार का मान हम निकाले हैं 1/5। बार के बजाय आप डेज भी ले सकते हैं घटित ना होने की प्रायिकता को, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 4 पंचे 20। तो इस प्रकार इस प्रश्न के अकॉर्डिंग मोहन सच बोले और सोहन झूठ बोले, इसकी जो प्रायिकता होगी वो 3/20 होगी। तो इस प्रकार आप प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीक़ा से। अब यदि हम इसको, चूँकि प्रश्न जो है प्रतिशत में दिया हुआ है, यदि इसको हम प्रतिशत में निकालना चाहते हैं तो गुणित 100% ऐसा कर दो, तो ये 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और ये 5 तिया 15% हो जाएगा इसकी प्रायिकता। तो इस प्रकार प्रश्न 16 को आप हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो फलन से प्रश्न है, संबंध एवं फलन से, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान देंगे ये प्रश्न आपको कॉलेज लेवल में भी मिल जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स 2x द्वारा प्रदत्त फलन f फ्रॉम r टू r में एकेकी तथा आच्छादक है। ध्यान देंगे तो इसको जैसे आप अब हल करेंगे तो मैं एकेकी और आच्छादक दोनों का डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो हमारे पास फलन क्या है, r टू r। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला r जो दिख रहा है, इस r को हम प्रांत कहते हैं, और ये जो बाद में जो r दिख रहा है उसको हम सहप्रांत कहते हैं, सहप्रांत करते हैं। यदि इसको इस प्रकार वेन डायग्राम से समझाना चाहें, ऐसा ये एक r है और एक दूसरा r है, और ये यहाँ से यहाँ। तो ध्यान देंगे जो प्रांत जो होता है वहाँ के जो अवयव होते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं, स्वतंत्र चर, और सहप्रांत के जो अवयव होते हैं वो परतंत्र चर होते हैं। और ज़्यादातर हम प्रांत से हम x लेते हैं और सहप्रांत से y लेते हैं। तो मान जाए हमने r से एक एलिमेंट लिया x, उसमें एक फलन अर्थात एक नियम लगा दिया। फलन क्या है, फलन एक नियम होता है जो प्रांत के अवयव को सहप्रांत के किसी अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। ध्यान देंगे अद्वितीय अवयव, एक नियम लगाएंगे तो एक ही अवयव मिलेगा, दो अवयव नहीं मिलेंगे उसी नियम के। ध्यान देंगे वही फलन कहलाता है। यदि एक अवयव के, अच्छा अब इसमें हमने नियम लगा दिया, तो यहाँ नियम लग के जाने के बाद क्या हो गया, ये एफ एक्स हो गया। ध्यान देंगे x में हमने f का नियम लगा दिया तो क्या हो गया, ये एफ एक्स हो गया। अब चूंकि यह प्रांत से सहप्रांत में चला गया है, इसलिए इसको अब एक नया नाम दे देते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, y। तो इस प्रकार एफ एक्स बराबर y हो गया ये। तो इसको कई बार हमारे पास एक फलन परिभाषित है y बराबर एफ एक्स, कई बार लिखते आपने देखा होगा। तो इस प्रकार हम फलन को परिभाषित करते हैं। फलन एक नियम है जो प्रांत के प्रत्येक अवयव को सहप्रांत के किसी यूनिक अद्वितीय अवयव से जोड़ता है या उससे कोरिलेट करता है, वही फलन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए एकेकी, एकेकी क्या है, एकेकी का मतलब इंग्लिश में 1 होता है, मतलब प्रांत का एक अवयव सहप्रांत के किसी एक ही अवयव से रिलेटेड हो तो वो एकेकी कहलाता है। और आच्छादक का मतलब क्या है, आच्छादक का मतलब प्रांत जो है सहप्रांत को पूरी तरह से ढक ले, मतलब सहप्रांत में एक भी अवयव नहीं बचना चाहिए जो प्रांत से संबंधित ना हो, उसको हम आच्छादक कहते हैं। एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। मतलब सहप्रांत के सभी अवयव जो है संबंधित रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल 1 2 3, इसमें मैं 1 2 ले लेता हूँ
और 3 और 4 ले लेता हूँ। जैसे कि 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है और 3 से रिलेटेड है, तो ये कहलाएगा आपका अच्छादक। क्यों? क्योंकि सह प्रांत में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है जो प्रांत से संबंधित नहीं है। यदि यहाँ पे मैं 5 लिख देता और ये संबंधित नहीं है, मान जाइए इस प्रकार संबंधित नहीं है, तो इसको हम अच्छादक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सह प्रांत को प्रांत जो है पूरी तरह से नहीं ढक पाया है, कवर नहीं कर पाया है, एक एलिमेंट बच जा रहा है, तो इसको हम अच्छादक नहीं कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन यदि हम उल्टा समझे तब ज़्यादा समझ में आता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। लेकिन यदि प्रश्न को हम हल करें, प्रश्न को हल करने का तरीका अलग होता है। तो प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे देखिए। तो इसमें प्रश्न को जब हल करते हैं तो डेफिनेशन से थोड़ा सा हट के हमको हल करना रहता है। तो एकेकी और आच्छादक के लिए देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ एकेकी हम पहले हल करेंगे, एकेकी पहला प्रूफ करेंगे। तो एकेकी के प्रूफ करना जब हमको रहता है तो कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान देंगे। यदि प्रांत में हम कोई एक अवयव लें और एक दूसरा अवयव लें, दो प्रकार के अवयव लें, और दोनों अवयव यदि एक दूसरे के बराबर हैं तो उसका फलन भी यदि एक दूसरे के बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं। मतलब ऐसा, यदि हम x1 = x2 ले लें, दो एलिमेंट, तो इसका जो फलन है वो भी यदि बराबर हो जाता है तो दोनों फलन, ये जो फलन है वो एकेकी कहलाएगा। या फिर यदि फलन बराबर है तो अवयव बराबर यदि हो जाता है तब भी उसको हम क्या कहते हैं, एकेकी। आप दोनों तरीक़ा से इसको आप प्रूव कर सकते हैं, एकेकी। तो चलिए जब इसको हम हल करेंगे तो इसका लिखने का जो ढंग है वही मेन है। तो माना हम दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 फ्रॉम कहाँ से, R से। R से मतलब कहाँ से लेंगे हम, प्रांत से, प्रांत से ले रहे हैं। तब यदि हम फलन को बराबर लेके चलते हैं fx1 = fx2, यदि फलन बराबर है, ध्यान दीजिए fx1, fx बराबर ऑलरेडी यहाँ पे परिभाषित है कितना, 2x। तो x की जगह यदि x1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x1। उसी प्रकार fx2, x की जगह कितना रखना है, x2, तो हो जाएगा 2x2। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई में है, कैंसिल, तो x1 बराबर क्या हो गया, x2 हो गया। तो ध्यान दीजिए हमने फलन को बराबर लेकर चला तो उसके जो अवयव हैं वो बराबर हो गए। या फिर इसी को इस तरीक़ा से भी हल कर सकते हैं, हम पहले अवयव को बराबर लेके चलते हैं। अवयव को जब बराबर लेके चलेंगे तो x1 = कितना हो गया, x2। दोनों पक्षों में यदि हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x1 = 2x2। अब 2 गुणा करने का आइडिया कहाँ से आया, ये प्रश्न से आया। प्रश्न में जो संख्याएं दी रहेंगी उसी को करके हमको आगे बढ़ाना है। तो ये 2x1 = 2x2। अच्छा, जब ये x था तो 2x का मान किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो ये 2x1 है तो ये किसके बराबर होगा, fx1 के बराबर होगा। इसी प्रकार ये जो 2x2 है वो fx2 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोसेस उल्टा किया, अवयव को हमने बराबर लिया और फलन को बराबर दिखाया। तो दोनों तरीके से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो फलन है, चूँकि ऐसा लिखेंगे लास्ट में fx1 बराबर f(x2), तब x1 बराबर क्या मिल गया, x2 मिल गया। अतः f जो फलन है वो क्या है, एकेकी है। देखिए मतलब एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट से ही कोरिलेट करता है। इसको प्रूव करने के लिए हमको ये विधि अपनाना रहता है। डेफिनेशन जस्ट अलग उल्टा रहता है। अगला जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमको बताना है आच्छादक। इसको इंग्लिश में अनटू कहते हैं। और ये 1 1 एकेकी। आच्छादक का मतलब ये है कि सह प्रांत पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कवर कर लेगा। सह प्रांत को प्रांत जो है कवर कर लेगा पूरी तरह से। तो उसके लिए हमको क्या करना रहता है कि सह प्रांत से कोई भी एक अवयव, ये है सह प्रांत जो दाईं तरफ है, सह प्रांत से कोई भी एक अवयव हम स्वेच्छा से उठा लेते हैं। और जैसे ही हम उसको उठा लेंगे तो प्रांत के किसी एक अवयव से हम उसको क्या कर देंगे, संबंध बना देंगे उसका, कि कुछ ना कुछ से क्या है वो रिलेटेड है। तो यदि हमने देखिए स्वेच्छा से कोई अवयव उठाया है, यदि वो रिलेटेड है मतलब इसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, प्रांत से रिलेटेड होगा। ये हम मान लेते हैं क्योंकि हमने स्वेच्छा से उठाया है, आर्बिट्रेरी कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं और ये यदि प्रांत से रिलेटेड हो जाता है तो उसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, को रिलेट करेगा उससे, ये हम मानते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए कि माना चूँकि हम सह प्रांत से एलिमेंट उठा रहे हैं इसलिए y के रूप में लेंगे r, और ये मैं यहाँ बगल में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूँ क्या, सह प्रांत।
ऐसा लिख देता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका f(x) इक्वल टू y हो जाएगा। यदि हम फलन परिभाषित किए हैं और f(x) किसके बराबर दिया है, प्रश्न में देखिए 2x के बराबर दिया है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y। और यदि 2x बराबर y हो जाता है तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, x बराबर y/2 हो जाएगा। और ये जो y/2 है देखिए ये r में बिलोंग करता है कि नहीं, इसी पॉइंट को आपको समझना है। x जो है y/2 का आधा है, आधा है मतलब ये परिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्याओं का रियल नंबर, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं यहाँ पे। तो y/2 भी क्या करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल इसका अस्तित्व है, मतलब x जो है सहप्रांत में उपस्थित होगा। तो देखिए हमने सहप्रांत में हमने एक एलिमेंट लिया y, और दिए गए फलन जो परिभाषित किया गया है उसके आधार पर जब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं तो x जो कि प्रांत का होगा किसके रूप में मिल रहा है, y/2 के रूप में मिल रहा है। तो यदि हम यहाँ पे f(x) निकालना चाहते हैं, देखिए f(x) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और 2 इंटू एक्स का मान हम क्या रख देंगे, y/2 रख देंगे, तो ये 2 कैंसिल होकर हमको क्या मिल गया, y मिल गया। तो चाहे तो इसको इस प्रकार f(x) बराबर y भी लिख सकते हैं। समझने के लिए मेन चीज़ यही है, ऊपर में जो लिखा हूँ x बराबर y/2, y/2 देखिए एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है जो कि रियल नंबर में उपस्थित होता है। तो यदि हम सहप्रांत से एक अवयव उठा रहे हैं और हम देखते हैं कि वह प्रांत में उपस्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव से क्या है, रिलेटेड है। तो इसको लिखने का ढंग क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट में इसको एक लाइन इस प्रकार लिखना पड़ेगा, अतः प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए y/2, देखिए हमें x बराबर क्या मिला था, हमको y/2 मिला है, r का अस्तित्व इस प्रकार है कि f(x) बराबर y। ये लाइन आपको आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमेशा लिखना है, ध्यान देंगे। अतः f क्या है, आच्छादक है, ये इस प्रकार। तो जब भी आपको 1 और अनटू प्रूफ करना रहता है तो इन दो बातों को आपको ध्यान देना है, ऐसा प्रश्न हमेशा एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 4 नंबर और 6 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जो है अगले पार्ट के वीडियो में आने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।